प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं विश्वास स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना प्रतिदिन का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, पहले दिनों में हमने हिंदी की बसंत पुस्तक का काम शुरू किया था। उसमें हमने पाठ 1 से 4 पूरे करे हैं। अब हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हम जानेंगे कि भाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। अब ये देखिए बच्चे, चित्र पहले में देखिए कि माँ बेटे को खाना खाने के लिए कह रही है। बेटा माँ की बात सुन रहा है। देखिए इस तस्वीर में ये माँ है, ये अपने बेटे को खाना दे रही है और बेटा क्या है, माँ की बात को सुन रहा है। अब चित्र 2, बेटी अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बता रही है। ये देखिए तस्वीर में, चित्र में, अब ये बेटी है। अब ये क्या कर रही है, इसके हाथ में कलम है, एक कागज है और ये इससे क्या लिख रही है, पत्र को लिख रही है। अब चित्र 3 की बात आती है कि पिता अपनी बेटी के मन की बात पढ़कर जान रहे हैं। इस तस्वीर में देखा था, पिता है, पिता के हाथ में क्या है, एक पत्र है और वो क्या है, उस पत्र को पढ़ रहे हैं। अब इनसे क्या है, 3 बातें प्रकट होती हैं, कहने की, सुनने की, लिखने की और पढ़ने की। तो कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन क्या है, भाषा। तो हम इसकी एक और परिभाषा भी दे सकते हैं बच्चों कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं कि हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को क्या है, हम ग्रहण करते हैं। यही भाषा है। अब आगे देखेंगे, एक और चित्र है। ये देखो, इस चित्र में देखो, इसमें इशारों से बात हो रही है कि सांकेतिक भाषा से। इसमें एक मित्र संकेत से अपने मित्र को बुला रहा है। इसमें न बोलना है, न सुनना है, न लिखना है, न पढ़ना है। यह भाषा नहीं है। तो ये क्या है, ये सांकेतिक भाषा है कि इशारों के द्वारा क्या है, आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। ये भाषा नहीं है। इसको हम कौन सा रूप देंगे, सांकेतिक भाषा का यानी कि रूप देंगे। अब हम भाषा को जानने के बाद हम ये देखेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं, कितने प्रकार का है। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। आइए अब इस तस्वीर में देखो बच्चों। अब इसमें क्या है, इस तस्वीर में देखोगे कि एक अध्यापिका है। वो देखो, ये बच्चे बैठे हैं, बच्चों को पढ़ा रही है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मौखिक रूप से कर रहे हैं। तो भाषा का वह रूप जिससे हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। अब इस तस्वीर में देखिए कि एक बच्चा बैठा है, उसके हाथ में एक पेन है, एक पुस्तक है, वह उस पर कॉपी है, उस पर लिख रहा है। तो जब हम लिखने की बात आती है तो वो भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप है। तो अब हम जानेंगे कि मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात कहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मूल भाषा यही है, इसमें सुनना भी शामिल है। अब देखो, मौखिक भाषा में कौन से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, बातचीत करना, भाषण देना, गीत गाना आदि। ये किसके रूप है, मौखिक भाषा के रूप हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, मौखिक रूप में बात हो रही है। आइए बच्चों, अब हम क्या है, भाषा का लिखित रूप देखेंगे। लिखित भाषा क्या है, जब हम लिखकर अपनी बात करते हैं, उसे लिखित भाषा
कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप है। तो लिखित भाषा के उदाहरण क्या हैं? पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, पोस्टर है, विज्ञापन पट है। ये सारे किस भाषा के रूप हैं? लिखित भाषा के रूप हैं। क्योंकि देखो क्या है, पुस्तकों पे लिखा हुआ बात है उसको हम पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पर भी लिखी हुई बात है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारे किसके? लिखित भाषा के ही रूप हैं। लिपि, आगे हम देखेंगे कि लिपि क्या है। मौखिक भाषा को लिखने का साधन ही लिपि है। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की बच्चों क्या है, एक अपनी ही अलग लिपि होती है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और देवनागरी जो लिपि है उसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और जो भारत की जो अधिकांश भाषाएं हैं उनकी जो लिपियां हैं वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, लेकिन जो फारसी लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कुछ यहाँ आपको भाषाएं दे रखी हैं और उनकी लिपि दे रखी हैं, जैसे कि संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, इनकी भाषा कौन सी है? देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। प्रत्येक लिपि को क्या है, अलग तरीके से लिखा जाता है और हम चाहे तो किसी भाषा को अनेक लिपियों में भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखो, हिंदी रूप में क्या लिखा हुआ है? कमल लिखा हुआ है। तो कमल की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब क्या है, अंग्रेजी भाषा में ये क्या लिखा हुआ है? कमल लिखा हुआ है। तो अब अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। इसी तरह ही ये भी कमल ही लिखा हुआ है, लेकिन ये भाषा कौन सी है? उर्दू। उर्दू में कमल लिखा हुआ है। और उर्दू की कौन सी, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। तो बच्चों, अब आपने लिपि के बारे में जान लिया होगा। आगे हम क्या है, व्याकरण की बात करते हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है? हम भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं, इन्हें व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का काम भाषा को शुद्ध और निर्दोष बनाना है। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा विश्लेषण करना। और व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस आकरण। वी का अर्थ है विशेष रूप से और आकरण का अर्थ है शुद्ध करना, अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसे हम व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। या इसकी हम ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के विभाग यानी कि हम इसको अंग भी कह सकते हैं कि व्याकरण के कितने अंग हैं। इसके 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अब हम देखेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है, कि इसके अंतर्गत क्या आता है। इसके अंतर्गत वर्ण, उच्चारण, संधि आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार क्या होता है? अब दूसरा इसका अंग है शब्द विचार। इसके अंतर्गत क्या आता है? शब्दों के भेद आते हैं, इसकी उत्पत्ति आती है और उसकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी पर भी इसी के अंतर्गत विचार किया जाता है। तो बच्चों देखिए, अब ये कुछ प्रमुख भारतीय भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियां दी गई हैं। भाषा है, लिपि है और उसके उदाहरण है। जैसे कि हिंदी है, हिंदी भाषा है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। सिंधी की, मराठी की, कोंकणी की, संस्कृत की, नेपाली की और संथाली, डोगरी
और बोडो मैथिली। ये सारी क्या है, इसकी लिपियां कौन सी हैं? इन सभी भाषाओं की फारसी है, देवनागरी है। आगे जैसे कश्मीरी है और उर्दू है, इनकी भाषा, इनकी लिपि क्या है? फारसी है। इसी तरह ही आपको आगे देखो, ये सारी कुछ और आपको भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियां भी देखिए क्या है, अलग अलग हैं। बच्चों इन्हें आप क्या है, पढ़ के देखोगे कि क्या है, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। तो बच्चों आइए आगे हम पढ़ते हैं भाषा का, जैसे कि व्याकरण। व्याकरण का तीसरा अंग क्या है? वाक्य विचार। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब देखो वाक्य विचार क्या है। इसमें वाक्य निर्माण, वाक्य शुद्धि, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। अब इसके बाद देखो बच्चों क्या है कि बोली क्या है? बोली, भाषा और राजभाषा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बोली क्या है। किसी क्षेत्र में साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। कि क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है बोली, ठीक है, कोई विशेष क्षेत्र है उसमें जो बोली बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे कि वो क्षेत्र हैं, जैसे कि भोजपुरी है, हरियाणवी है, मारवाड़ी है आदि हैं। इसमें प्राय लिखित साहित्य नहीं होता। जब कोई बोली साहित्य रचना के लिए प्रयोग में आने लगती है और उसका व्याकरण बन जाता है तो वह भाषा कहलाती है। अब कहते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है, तो क्या है, और यह हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि यानी इसकी क्या है, ये राजभाषा है। यही भाषा क्या है, भारत के सभी प्रांतों में आपसी बातचीत के काम आती है। यानी कि हम अलग प्रांतों में यानी कि आपस में बातचीत करते हैं तो यही भाषा होती है हिंदी, जिसमें हम बात करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या है, राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हमारी देखो राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा व राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और प्रत्येक वर्ष क्या है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ बिंदु हैं देखिए। कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक, एक लिखित। मौखिक भाषा को लिखने का साधन ही लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है और व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। और व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको पहले अध्याय भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण की समझ में आ गई होगी। आपने इसको बार बार घर में इसकी परिभाषाएं पढ़ के देखनी है, इनको याद करना है और आपके इस पठन के बीच में जितनी भी परिभाषाएं आई हैं उनको आपने अपनी रफ नोटबुक में हल करके देखना है और उन्हें याद करना है। धन्यवाद।